अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ साथ में खुश आमदीद। मैं हूँ गदा शुजा। नाज़रीन, बात करेंगे मुल्क और बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल पर। बात करने के लिए मौजूद हैं सबसे पहले तशरीफ रखते हैं राना कैसर साहब, इनके साथ तशरीफ रखते हैं तारिक चौधरी साहब और इनके साथ तशरीफ रखते हैं आगा इकरार हारून साहब। अपनी नसीन साहब तज़किरे कार्टून के वजह मौजूद है मदर शहजाद साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे। हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान का नाम जो है वो वॉच लिस्ट में डालने के लिए कुछ मग़रबी ममालिक कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका उनमें सरफ़हरिस्त है, उनके साथ दीगर ममालिक भी दे रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने तौर पर डिप्लोमेटिकली कोशिशें शुरू कर दी हैं, सिफारती तौर पर कोशिशें शुरू कर दी हैं कि पाकिस्तान का नाम वॉच लिस्ट में ना डाला जा सके और पाकिस्तान पर जो मुश्किलात इसकी वजह से आ सकती हैं पाकिस्तान उनसे बच सके। तो इस हवाले से हम आपको बताएं कि मुफ्ती इस्माइल साहब जो हैं, जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं, वो FTSA में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करने के लिए पेरिस पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान ने जो अभी तक की कोशिशें की हैं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और दीगर इक़दाम जो किए हैं वो उनसे दुनिया भर को आगाह करेंगे। साथ ही साथ वज़ीर ख़ारिजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी 3 रोज़ा दौरे पर मॉस्को रवाना हो गए हैं। रशिया के साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका का एक दबाव पाकिस्तान पर कॉन्स्टेंटली है, उसको काउंटर करने के लिए रशिया भी एक बहुत बड़ी ताकत है और पाकिस्तान का अच्छा अलाय भी है, तो उसके साथ मिलकर बातचीत होगी। दूसरा मौजूद जो प्रोग्राम में शामिल करेंगे वो चीन ये कहता है कि मसला कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की हिमायत हम हमेशा जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ दिफा और दीगर शोबों में ताउन बरकरार रहेगा, ये चीनी वजारत खारजा ने बयान जारी किया है। तीसरा मौजूद जो प्रोग्राम में शामिल करेंगे वो सेनेट इंतखाबात के हवाले से है। 3 मार्च को ये इंतखाबात होने हैं। तीसरा मरहला इस हवाले से मुकम्मल हो गया है, नामों की फहरिस्तें जारी कर दी गई हैं। जनरल और टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर हतमी उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। चौथा मौजूद जो प्रोग्राम में शामिल करेंगे वो अमरीका की वज़ीर ख़ारिजा साहब ये कहती हैं कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए सियासी हल बहुत ज्यादा जरूरी है। सियासी हल से कबल तालिबान पर दबाव जारी रखेंगे और वहां की अपनी हुकूमत भी जो है अपने हमवतन तालिबान से बातचीत करने के लिए कोशिशें किए हुए। लेकिन पाकिस्तान हम देखते हैं कि जब भी सियासी हल की बात करता है तो अमरीका से ऑफेंडेड हमें नजर आता है। देखेंगे कि अमरीका खुद से इस हवाले से क्या कोशिशें कर रहा है। पहले खबर के नाज़रीन इंतखाब हमने किया है एक्सप्रेस ट्रिब्यून से। खबर है जी कि ख्वाजा आसिफ एंड बिग टू मस्ट फॉर मॉस्को सपोर्ट। साथ ही साथ हम ये भी आपको बताएं कि मिफ्ता लीव्स फॉर पेरिस टू प्लीड पाकिस्तान केस, एडवाइजर जस्ट गॉट बैक फ्रॉम EU आफ्टर डिस्कसिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजीम कंप्लायंस। तो ये तमाम तर कोशिशें जो है वो पाकिस्तान कर रहा है डिप्लोमेटिकली। राना कैसे किस तरह से देख रहे हैं आप? करते आपने 2 विजिट्स की तो बात की है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे वज़ीर ख़ारिजा और मिफ्ता इस्माइल साहब एडवाइजर ऑन फाइनेंस टू द प्राइम मिनिस्टर। मिफ्ता इस्माइल साहब का अगर बात करें तो वो 1 हफ्ता तकरीबन उन्होंने यूरोपियन यूनियन का विजिट किया और वहाँ पे जो एक कंसर्न्स थे पाकिस्तान के हवाले से रिगार्डिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजीम जो है उस पर पाकिस्तान कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उन्होंने पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह तौर पे वहाँ पे क्लियरली बताया कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो स्टेप्स लिए हैं वो बहुत बेहतर हैं और इस चीज़ के हवाले से पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो पाकिस्तान की इनफैक्ट अपनी भी इंटरेस्ट में है। अभी 2 रोज़ कबल हमने अपने इसी प्रोग्राम में आगा साहब ने कुछ डिटेल इसकी आपको बताई थी, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा वो, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त सिचुएशन है वो एक प्रेशर हमें बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली तो वो जो मूव है वो तो इनिशिएट किए इंडिया ने, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी उसको जो है आगे लेकर आ रहे हैं। को स्पॉन्सर किया अमेरिका ने, बरतानिया को साथ मिला के और जर्मनी और फ्रांस की भी हमायत हासिल की। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ यूरोपियन यूनियन में तो दिया जाके, मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया जो भी पाकिस्तान के हवाले से कंसर्न थे। अभी जब ये जाते हैं क्योंकि ये जो शुरू हुई है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो मीटिंग है 5 डे मीटिंग, उसमें ये चूंकि इट्स गोइंग टू बी अ टफ वीक इन अ वे कि पाकिस्तान के हवाले से कुछ इकदाम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजीम जो है उसके लिए जो इकदाम किए, प्लस जो टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से जो हमारे फाइनेंशियल स्टेप्स हैं वो भी हमने लिए और उसकी आपके सामने मिसालें हैं कि पिछले 1 माह के अंदर बहुत सारे इकदाम हो चुके हुए, जिसमें SECP का एक नोटिफिकेशन भी है जो चैरिटीज को और दीगर ऑर्गेनाइजेशन को आप जो बैंड हैं या जिनके बारे में कुछ कंसर्न्स हैं आप उनको चैरिटी या डोनेशंस नहीं दे सकते। फिर ATA जो हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट है उसके अंदर भी अमेंडमेंट आ चुकी, फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी एक आ चुका इस हवाले से। सो अ लॉट ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन ऑलरेडी। उसके साथ जब हम ख्वाजा आसिफ साहब की बात करते हैं, देखिए ख्वाजा आसिफ साहब का जो विजिट है
उसको इस तनाजुर में जो ये जो अभी मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है FATF के हवाले से, उसको हम थोड़ा सा इस तरह देख सकते हैं कि गो तो उसका पर्सपेक्टिव एक और भी था, इसलिए कि वो एक रशियन फॉरेन मिनिस्टर के विजिट पे वहाँ पे गए, और जब आप जाते हैं तो जाहिर है कि आप डिस्कशन के पॉइंट्स आपके डिफरेंट होते हैं, और एक ऐसी सिचुएशन अब डेवलप होगी है तो डेफिनेटली ये भी मामला वहाँ पे उनसे टेकअप होगा, क्योंकि अमेरिका का एक प्रेशर बिल्डर। अब आप देखिए फॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से जारी की, उसमें एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो लाइन ये है कि रशिया हैज अ स्पेशल प्लेस इन आवर फॉरेन पॉलिसी। ये जब आप स्पेशल स्पेस या प्लेस की बात करते हैं या इसको आप, ये बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड सी चीज मुझे इसमें नजर आती है, इसलिए कि भारत में भी ये चीज इस तरह आई है कि ये कभी आप नॉर्मली एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं करते इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस किसी मुल्क के हवाले से, क्योंकि ये बड़ी हमारी खास इनके साथ डिफरेंट होगा। इसमें आप देखिए कि ओवरऑल सिचुएशन जो तब्दील हो रही है, कैसे देखें इन दी बैकग्राउंड में अगर हम ये देखें कि कोल्ड वॉर एरा था, और कोल्ड वॉर एरा में एक सख्त राइवलरी थी पाकिस्तान और रशिया की, बिकॉज पाकिस्तान वाज सपोर्टिंग दी अमेरिकन क्या है। अच्छा, आफ्टर द एंड ऑफ दैट एरा और जो सोवियत डिसमेंबरमेंट जो थी एम्पायर की, उसके बाद से पाकिस्तान के ताल्लुक खराब रहे रशिया के साथ, तो बेहतर नहीं थे, लेकिन 5-7 सालों 8 सालों से, बल्कि गालबन ये समझिए कि आफ्टर 9/11 ये हालात कुछ बेहतर होने शुरू, अभी बहुत बेहतर है। तो उसमें ये देखना है कि रशिया जाहिर है वो अपनी इंटरेस्ट भी पहुंच करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि हमारी इंटरेस्ट में हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर कि हम रशिया को भी अपने साथ मिला रहे हैं कि वो लेट बाईगॉन दी बाईगॉन वाली बात करके कि माजी में, क्योंकि हम आगे जाना। तो खादी साहब का ये दौरा है, डिसाइड कि वो वहाँ पे होल स्पेक्ट्रम ऑफ जो आपका बायलैटरल रिलेशन है उसमें जितनी भी चीजें डिस्कस होंगी, तो इस वक्त की जो पॉलिटिकल सिचुएशन इंटरनेशनल सिनेरियो जो बन रहा है वो भी डेफिनेटली वहाँ पे डिस्कस होगा। तो दोनों को आप क्लब करके ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बिल्ड हो रहा है कि दोनों एफर्ट्स मिफ्ता साहब की भी और खालिद साहब की भी ये डायरेक्शन में, तो पाकिस्तान अपना पॉइंट ऑफ व्यू तेजी जो है वो हम देख रहे हैं। तारिक चौधरी साहब, भारत को अगर हम देखें तो न सिर्फ हमारे बॉर्डर्स पर हमें दोनों जानिब से इंगेज रखने की कोशिश कर रहा है, अंदरूनी तौर पर भी दहशतगर्दी के हवाले से भी बड़े वाज़ेह प्रूफ हमें मिले, साथ ही साथ जो उसने कोशिशें शुरू की थी कि पाकिस्तान को सिफारत के तौर पर भी तनहा कर देंगे, और अब इस तरह की पाबंदियां कि पाकिस्तान का नाम जो है वो वॉच लिस्ट में डाल दिया जाए, इस तरह की तमाम तर कोशिशों में मुसलसल हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे पीछे लगा हुआ है कि पाकिस्तान को मुश्किल से 2-4 कर दिया जाए। क्या स्ट्रैटेजी हम अपना रहे हैं? देखिए, आजकल की दुनिया में जो मुल्कों के दरमियान तनाज़ात हैं या मुल्कों के दरमियान कश्मकश है, उसकी एक सूरत हमें सरजबा नजर आती है। बाद मुल्कों में, सारे मुल्क नहीं, कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ हम सारे बिल्कुल ठीक तरीके से रह रहे हैं और कोई टेंशन नहीं होती। दूसरी एक जंग जो है वो मुख्तलिफ आलमी इदारों में लड़ी जा रही होती है, आलमी प्लेटफॉर्मों पर, आलमी फोरम्स पर, और जो मुख्तलिफ दारुल-हुकूमत में है वहाँ दारुल-हुकूमत में बड़े बड़े वहाँ जो सफारतकार हैं वो अपने अपने मुल्क के मफाद और दूसरे मुल्क के मफादात को नीचे दिखाने की जंग लड़ रहे होते हैं। तो भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, उसने आज तक यूनाइटेड नेशंस हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, जितने बड़े बड़े इदारे हैं, जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, सार्क है, वहाँ उसने कोशिश की है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक लॉबिंग करे। इसमें हमेशा इसको नाकामी होती है। पाकिस्तान ने भी हमेशा अपने दोस्तों के साथ, अपने हमसाय मुल्कों के साथ मिलकर उसको काउंटर करने की कोशिश की है। उसने आपने देखा होगा कि ये जो कोशिश की उसने सिक्योरिटी काउंसिल में दाखिले की, पाकिस्तान ने काउंटर किया। उसने मुख्तलिफ अदारों में घुसने की कोशिश की, वहाँ पाकिस्तान ने चीन की मदद से कामयाबी से उसको काउंटर किया। उसने पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिलाने की कोशिश भी की, उसको भी पाकिस्तान ने काउंटर किया। अब ये जो FTFA है, इसमें भी भारत और उसके जो दोस्त ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान के साथ इनका मुआहदा रवैया है, उनके साथ मिलकर वो कोशिश करता है। अगर हम इस पावरतीन सूरत को देखें तो पाकिस्तान भी अपने तौर पर लॉबिंग कर रहा है। हमारे वज़ारत खारजा ने मुख्तलिफ जो हाई कमिश्नर्स हैं, सफीर हैं, उनको भी ब्रीफ किया है उन इक़दाम के बारे में जो पाकिस्तान ने टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए किए हैं, बैंकिंग के गवर्नेंस तब्दील किए हैं, हमारी और जो ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं। इसी तरह हमारे जो मुख्तलिफ अधिकार हैं हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नेशनल सिक्योरिटी रहे हैं, उन्होंने तुर्की के सफीर से मुलाकात की। कल तुर्की के सफीर ने, तुर्की मुल्क मेंबर है इसका, तुर्की ने वायदा तौर पर कहा कि हम जो FTFA पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है, हम पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे, दूसरी उस करारदाद की मुखालफत करेंगे। अभी कोई राय नहीं है। इसी तरह जो पाकिस्तान अपना केस दुनिया के सामने पेश कर रहा है, उसकी सपोर्ट भी हासिल होती है। मतलब अमेरिकन एक थिंक टैंक है वुड विल्सन,
उसमें उसकी रिपोर्ट है जो कि हमारे अखबारात में कल और आज शायद हुई है। हमारे यहाँ चीजों को ज्यादा मना करने का रवाज नहीं है, तो जो शायद नहीं होती। उसने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान को अमेरिका ने कोशिश करके इसमें दिलवाने की कोशिश की तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, अमेरिका को नुकसान होगा। और पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी हवास की बार बात किया है वो उसकी कोशिशें जो है वो ब्लॉक हो जाएंगी और उस पर तनज़ी का शिकार होगा अमरीकी पॉलिसी। तो खुद अमरीका के अंदर से ये आवाज उठती है हमारी स्वास्थ्य कोशिशों के नतीजे में कि इस तरह के इकदाम का कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, जो मुखालिफ मुल्क होते हैं वो एफर्ट करते हैं। हमारा काम ये है, हमारे सफारतकारों का, हमारी हुकूमतों का और हमारे मीडिया का, कि अकेला ये सफारतकारों का काम नहीं है कि हमारे जो मुख्तलिफ मुल्कों में हमें जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो हमारे वहाँ लॉबी है, जो हमारे वहाँ प्रस्ताशी बैठे हुए हैं, उन मुल्कों में रामदार करें और पाकिस्तान में जो कुछ लिखा जा रहा है, जो कुछ पढ़ा हुआ है, उसको उजागर करें। और उन मुल्कों में अगर पाकिस्तान को कोई एक आवाज भी उठती है स्पोर्ट की तो उस आवाज को उजागर करें, क्योंकि आज की दुनिया में जब आप अपने पेरिस में मौजूद है जहाँ पर अभी हम करारदाद सोच रहे कि आने वाली है या नहीं आएगी, क्या समझते हैं करारदाद को आने से रोकने के लिए? क्या हमारा स्टांस इतना स्ट्रांग है कि मकसद लेकर हम पेरिस गए हैं? और जो अभी आर्मी चीफ ने भी हमने देखा कि सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बातें उजागर की हैं, तो ये कुछ सपोर्ट में जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो किरदार अदा किया है, हमारे हक में सबसे बड़ी दलील रही है। हमारे पास वो आदोशुमार मौजूद है, हमारे पास वो फिगर्स मौजूद है, हमारे पास वो एफर्ट्स मौजूद हैं और हमारे पास जो दौरे कामी इदारे हैं वक्तन फक्तन हमारी जो एफर्ट्स हैं और जो हमारी कोशिशें हैं, जो हमारी जो कामयाबी है, उसको जो रिकॉग्नाइज किया है तो हमारे हक में सबसे बड़ी दलील ये है। अब ये है कि हमें उस दलील को, उन आबादोशुमार को, उन दलाइल को दुनिया के सामने पेश करना है। हमें उन कानून को तफसील बतानी है जाके कि किस तरह सऊदी ममलिकत ने एक कानून जारी किया, किस तरह पाकिस्तान में जिन तंजीमों पर यूनाइटेड नेशन में पाबंदी लगाई, पाकिस्तान ने किस तरह से अपने विसाइल से कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी जंग लड़ी, किस तरह से दुनिया की खौफनाक तंजीमें जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरा थी, पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी। ये सब कुछ हमारे हक में दलील है। फर्क सिर्फ ये है, कोशिश सिर्फ ये होती है तो करना ये चाहिए कि हम उन दलीलों को ठोस दलाइल के साथ, ठोस सबूतों के साथ, पूरे एविडेंस के साथ एविडेंस होगी हम और हमारे पास है, अगर उसको मौसम के घर पेश करेंगे तो हमारी आवाज भी सुनी जाएगी। एक और हारून साहब, वज़ीर ख़ारजा आसिफ साहब भी जो है वो मॉस्को के लिए रवाना कल हो चुके हैं और रशिया के साथ हम चाह रहे हैं कि अपने टाइज को मजीद स्ट्रॉन्ग किया जाए और वो भी हमें इस हवाले से सपोर्ट करे। तो इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए जी, ये बेसिकली विजिट जो है वो जो फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के लेवल उनकी इन्विटेशन पे है। ठीक है। सो मेरा जाती ख्याल ये कि इसका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है साउथ के इस सर्कमस्टेंसेस के साथ। डेफिनेटली जब हम वहाँ पर जाएंगे तो हम वहाँ पर बात कर सकते हैं, लेकिन एजेंडा आइटम ऑलरेडी सेट है और उस एजेंडा आइटम में जो दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो एक आपकी एनर्जी और यानी कि डेफिनेटली और एनर्जी से मुराद ये है कि आप इसका मतलब है कि कोई बहुत अहम कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं रशिया के साथ नेक्स्ट 3 years में। ठीक है। एक वो है और एक जो है रीजनल सिचुएशन है पर्टिकुलरली अफगानिस्तान, ये एजेंडा। और अमेरिका का दबाव? देखिए, जब पाकिस्तान और रशिया आपस में बैठ के बात करेंगे तो दोनों मुल्क अमेरिका के दबाव पे इस तरह बात खुल के नहीं करेंगे, क्योंकि एक रख रखाव होता है, हम अमेरिका की शिकायत जाके मॉस्को में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और सेकेंडली अगर आप हमारी फॉरेन पॉलिसी देखें तो वो बहुत कॉन्शियस, बड़ी प्रैग्मेटिक और बड़ी पॉजिटिव जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। हम किसी पे कहते हैं ना कि किसी की शिकायत जाके करना हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। ठीक है। सेकेंडली ये है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में चेंज आई है, जो हम मिडल ईस्टर्न सेंट्रिक जो थी और अमेरिकन सेंट्रिक से निकल के अब हम यूरेशिया में आ रहे हैं, उसमें एक बात है कि फॉर टाइम भी हमने बैलेंस आउट भी करना है, यानी कि हम मॉस्को के साथ रिलेशन कायम कर रहे हैं बड़े पॉजिटिवली और प्रोएक्टिवली, बगैर वाशिंगटन के साथ एक टेंशन पैदा किए हुए। तो ये हमारी और ये होता है, दिस इज बेसिकली डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी बड़ी मिक्स होती है, बड़े उसमें उसके डायनामिक्स बहुत डिफरेंट होते हैं, वो स्लोगन भी नहीं होते हैं, वो यानी कि रिएक्शन भी नहीं होते हैं। तो वी आर वेरी सक्सेसफुल। ठीक है। तो अब देखें ये है कि इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर हमारी पोजीशन क्या रही है रशिया के साथ और रशिया की पोजीशन हमारे साथ क्या रही है। आपको याद होगा कि आज से 3 साल पहले जब रशिया के खिलाफ एक रेजोल्यूशन आ रहा था यूएन में रेफरेंस टू यूक्रेन, ईस्टर्न यूक्रेन, पाकिस्तान ने उसमें रशिया के साथ वोट दिया था। जोइंटली
کہ یوکرائن کے اس ایشو میں امریکہ اور 3 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، آج کی بات نہیں کر رہا، اور وہ یہ کہ اس پورے ایکٹیویٹی کے پیچھے امریکہ تھا. سو پاکستان نے دیکھا جائے تو رشیا کے، اور سیکنڈلی رشیا کے جتنے بھی امپورٹنٹ ریزولوشنز آئے ہیں یو این میں، سیکورٹی کونسل میں ریگارڈنگ سیریا، جہاں پہ رشیا ٹھیک تھا، پاکستان اس کے ساتھ، ایران کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. سو بات یہ کہ پاکستان کی فارن پالیسی، اب یہ میں کم از کم الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری بلائنڈ آئیڈ سینٹرک فارن پالیسی نہیں ہے، ہم نیڈ بیسڈ فارن پالیسی ہے. جہاں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے درست ہے، وہاں پہ ہم ایک ایکشن کرتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہمارا ایک ایکشن ہو ہماری جو پریویس فارن پالیسی ہے اس کے ساتھ آپ یعنی کہ وہ جل نہ کر رہا ہو، الائن نہ کر رہا ہو، لیکن دس از بیسکلی ڈپلومیسی. اور آخر میں یہ ٹائم بہت کم ہے، آخر میں یہ بات کروں گا کہ ورنہ ہمیں رشیا کی طرف، چائنا کی طرف، امریکہ کی طرف دیکھنا تو ضروری ہے، لیکن ہمیں اس خطے میں اپنی ایک عزت جس طرح ہم نے بنائی ہے یہ جنگ جیت کر اس کو زیادہ کنسولیڈیٹ کرنا ہے، پھر دوست خود ہی پیدا ہوتے ہیں. ایک بات بتاؤں کہ کمزور کا اور غریب کا دوست ہوتا کوئی نہیں ہے، بس یہ نہیں میرے ٹھیک. بالکل صحیح ہوگا. پاکستان جو ہے سفارتی طور پر اپنے تعلقات اپنے دوست ممالک کے ساتھ مزید بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مفتی اسماعیل صاحب بھی پیرس میں موجود ہے. پاکستان کا موقف بیان کرنے کے لیے پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، جو کہ فنڈنگ روکنے کے لیے ایسی تنظیم ہے جس پر یونائیٹڈ نیشن سے پابندی لگائی، پاکستان نے بھی اس پر پابندی لگا دی ہے. اسپیشل آرڈیننس جو ہے صدارتی طور پر وہ جاری کر دیا گیا. تو پاکستان جو ہے ایک رائٹ ڈائریکشن میں موو فارورڈ کر رہا ہے. دنیا کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر وقت دیکھ کر ایک سے واپس آئیں گے، شامل کریں گے مزید موضوعات. کا سرمایہ ہے، اپنے سرمایہ کی حفاظت کیجیے. انہیں زندگی کی شاہراہ پر چلنے، سماجی تعلقات استوار کرنے، تعلیمی تربیت، اپنی صلاحیتوں کے اظہار اور روزگار کے حصول میں ان سے پابند کیجیے. سفید چھڑی بصارت سے محروم افراد کی علامت ہے. سفید چھڑی کا احترام کیجیے. سوچیے ذمہ داری کے ساتھ.
बैक नाल से अगले सत्र का इंतखाब हम मुख्य रोजनामा नवावत से। चीन ने कहा है कि कश्मीर के बारे पॉलिसी तब्दील नहीं होगी, पाकिस्तान के साथ दफा और दीगर शोबों में ताउन बरकरार रहेगा। मसला कश्मीर के हवाले से वाज़ मौके पर मुज़ाकरात से ही हल किया जाना चाहिए। तर्जुमान वजारत खारजा का ये कहना है। तारिक चौधरी साहब क्या कहते हैं चीन के इस बयान पर? देखिए, हमने इससे पहले देखने में होगा कि चीन के लिए जो वन बेल्ट वन रोड मनसूबा है, सी पैक तो सिर्फ पाकिस्तान में है, वो रोड जो है वो तो चीन की अब जो उसकी मैशी पॉलिसी है उसका एक हिस्सा है, जिसके लिए बांग्लादेश में सिर्फ इस रीजन में नहीं बल्कि अफ्रीका तक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब उसको देखें, आजकल के अखबारों में एक बहुत बड़ी खबर चल रही है, ऑस्ट्रेलिया के इरान जाने वाले हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, 4 बड़े ममालिक वो मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं कि जो वन बेल्ट वन रोड मनसूबा उसको काउंटर किया जाए पूरी दुनिया में। लेकिन इसका सामना सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, बल्कि चीन जहां जहां ये मनसूबा बनाएगा, जहां जहां ये बहुत बड़ा एक प्लान पे काम कर रहे हैं। इससे पहले ये फॉर्मर जो खारजा थे अमेरिका की, उन्होंने 2013-14 में हिलरी क्लिंटन उन्होंने भी एक बहुत बड़ा मनसूबा पेश किया था, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान और इस खिते से भी गुजरना था। और वो कानून है। अब इस माहौल को आप सामने रखें कि चीन के लिए सिर्फ दुनिया में उसको रोकने के लिए क्या क्या मनसूबे हो रहे हैं। अब यार इस खिते में चीन का सबसे बड़ा अगर कोई इत्तेहादी है, दफाई लिहाज से भी, माशी लिहाज से भी, और दोनों मुल्कों ने उसका साथ दिया है, वो चीन है। चीन ने खारजा पॉलिसी के हवाले से पिछले हम बातचीत कर रहे थे कि जहां कहीं पाकिस्तान के खिलाफ में कोई रुकावट खड़ी करने की कोशिश की गई है उसको उन्होंने काउंटर किया। इंडिया की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मिलिट्री सप्लाई ग्रुप का हिस्सा बन जाए। उसमें 49 मालूम थे। चीन ने उन्होंने पलाऊ मनसूबा पेश किया कि या तो पाकिस्तान को इसमें शामिल करेंगे या फिर ये है कि भारत बताए कि उसके पास क्या रीजन है, और उस वो तंजीम जो है उसका एक सीधा सीधा फार्मूला है कि 49 में भी 50 जितने भी होने से कोई एक मुल्क भी कह दे कि फलां मुल्क को शामिल नहीं होना चाहिए तो वो नहीं शामिल हो सकता। बिल्कुल पाकिस्तान चीन का रास्ता रखा था भारत का। अब जब उनकी वजारत खारजा का जो मामूल की दूसरी होती है तो वहाँ ये सवाल इस तरह से कराए जाते हैं बार बार। जो मुखालिफ ममालिक होते हैं वो लॉबिंग करते हैं कि वहाँ बार बार सवाल किया जाए ताकि कहीं को ऐसा जवाब सामने आ जाए जिससे उनको प्रभाव करने का मौका मिले। अब चूंकि जो हमारा सीपैक है उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है तो या तो गिलगित बल्तिस्तान की जरूरत है या उसको कुछ हिस्सा जो है आजाद कश्मीर को क्योंकि भारत का क्लेम है जो कि एक जाली क्लेम है कि ये सत्य जो है लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर लेकिन मुझे वाले सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो गिलगित बल्तिस्तान है पाकिस्तान का 5वां सूबा है, ये चीन में बात हाथ जाने का है। और उन्होंने कहा कि जो जहां की जरूरत है हम उसको ऑन करते हैं। पाकिस्तान चीन जो है उसको इस तरह की बयानात की परवाह नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं, हमारी ये राय है कि भारत और पाकिस्तान जो है जो तनाज़ात हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान तो इशू ऐसे हैं जहाँ जो हल तलब है तो उसको हल करने का तरीका ये है कि दोनों मुल्क मुज़ाकरात की बेस पर बैठे। चीन जो है स्वप्न को वारदा कर सकता है। जब उनको स्पेसिफिकली कश्मीर के बारे में बातचीत की जाती है उसके बारे में मसला कश्मीर पर हमारी राय है कि पाकिस्तान और भारत जो है वो बैठे और बैठकर मसला हल करे। अब उसका जवाब क्या है? कल ही उनके जो मिनिस्टर हैं राजनाथ साहब उन्होंने कहा हमको पाकिस्तान से बातचीत करने की जरूरत महसूस नहीं करते, हम समझते हैं मुलाकात की नहीं बैठना। हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि पाकिस्तान की माशी तरक्की का जो सूबा है उसको अपनी बारिश को बढ़ाने के लिए उसकी मुखालफत कर दें। ठीक है, एक मुल्क जो हमारा पार्टनर है जो उसको ओनरशिप दे रहा है सीपैक को और पाकिस्तान का दोस्ती को, एक वो जो है मुल्क जो कि वाशिंगटन में बैठे हुए अपने दोस्त के साथ मिलकर इस खिते में अमन को खराब करने की कोशिश करता है। तो दुनिया जब हमें एनालाइज करती है तो पाकिस्तान को और चीन को फिर चीन की इन्वेस्टमेंट को हमें खुद पाकिस्तानियों को इस नजर से देखना चाहिए कि मामला सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नहीं है, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के दफा और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटजिक मुफादात है उसमें सबसे बड़ा हमारा दोस्त जो है वो मुल्क कौन है और वो चीन है। वो चीन है। चीन ने हर फोरम पर पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत जारी रखी। पाकिस्तान ने अच्छे से इसको रोशनी डाल दी है। जहाँ पर हम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का अगर जायजा लेते हैं उस पर भी चीन जो है वो बहुत वाज़ेह पैगाम दे चुका है भारत को। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि दोबारा रूसी की इख्तिलाफवर्जी हुई और एक बच्चा पाकिस्तानी शहीद हो गया, 8 साल का बच्चा आयान उसका नाम था। तो ये जहाँ पर सूरत हाल है साथ पाकिस्तान का मोटिव ये कि उसने तरक्की करनी है इस खिते के ममालिक के साथ मिलकर। तो ये दो काउंटर नैरेटिव जो है ये किस तरह इस खिते में एक साथ रह सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए बात ये कि आपने खुद ही जवाब दे दिया कि एक नैरेटिव है, काउंटर नैरेटिव
نیریٹو ہے, ہمارا نیریٹو ہے ڈیولپمنٹ کا اس پورے خطے میں. اس سے مجھے یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرے خیال میں اکتوبر کا اینڈ تھا, یہ اس میں نومبر کی اسٹارٹ کی کہ چائنیز رشین دونوں فارن منسٹر انڈیا گئے تھے, اور چائنیز فارن منسٹر نے انڈیا کو یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے اس ریجن کی جو آپ کی کانٹرڈکشن ہے ان کو سائڈ رکھ کر آپ ابور کا حصہ بنے. ابور ہم صرف اپنے لیے لے کے نہیں آ رہے ہیں, ایک کسی ملک کے لیے لے کے نہیں آ رہے ہیں, ہم پورے اس خطے کے لیے ریجن کے لیے لے کر آ رہے ہیں. اس میٹنگ میں لاوروف جو کہ فارن منسٹر ہے رشیا کے, ان کا بھی یہی اسٹانس تھا انڈیا کو کہ آپ کو پورا یورو ایشیا کی ڈیولپمنٹ کے لیے, کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان, انڈیا, چائنا, رشیا, ہم سارے ایس سی او کے ممبر ہیں. ہم نے ایکشن کرنا ہے, ایکٹ کرنا ہے, وہ ہمیں ایس سی او کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کیا وہ ایس سی او کے فائدے میں ہے نقصان میں. تو یہ تمام اگر ایس سی او کی عمارت میں ڈیولپمنٹ ہوگی, یہاں پہ اگر انٹرنیشنل بزنس آئے گا تو ایس سی او کا فائدہ ہے. تو یہ بات ان دونوں نے دیا, اور چائنیز فارن منسٹر یہاں تک کہا تھا کہ یہ جو منصوبہ کوئی کسی کنٹری سینٹرک نہیں ہے کسی کے, آپ جو آپ پاکستان کے اس کو سائڈ پہ رکھے, آپ ایز اے کمپوننٹ اس خطے کے آپ اپنا اس میں شیئر میں. انہوں نے کہا انکار کر دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ریزرویشن جو ہے وہاں کے وہاں ہے. کل ایک اسلام آباد میں ایک ایونٹ تھا چائنیز جو لینگویج ہے اس کی کلاسز کا, اس میں چائنیز امبیسڈر آ گئے تھے. انہوں نے وہاں پہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ کوئی یہ اگر سوچتا ہے کہ سی پیک رکے گا تو ہی سائٹلی مسٹیکن, اور کوئی یہ سوچتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کی ریلیشن شپ میں کوئی فرق آئے گا تو ہی شوڈ ریویو دی ہسٹری. پاکستان اور چائنا ہمیشہ ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے. تو یہ کل اسلام آباد میں انہوں نے کہا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چائنا کا جو پاکستان کی ریلیشن ہے وہ انشکل ہے, اور اب خاص کر جیسے چور صاحب نے انڈیکیٹ بھی کیا ہے کہ چائنا کی اسٹیٹس بہت ہائی ہے ادور میں, اور سی پیک اس کا فلیگ شپ ہے. سی پیک کی آپ کہہ سکتے کامیابی ادور شروع ہی سی پیک سے ہوا, شروع ہوا اس کا کامیابی. جیسے کل ہم اپنے پروگرام میں چابہار کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ 18 ماہ کے لیے بھارت کو دے دیا گیا ہے. ایسی صورتحال میں سے چین بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سی پیک منصوبے پر کام میں تیزی لے کر آئیں, ادور پر تیزی لے کر آئیں سامنے. ڈیفینیٹلی دیکھیے ابھی ہارویسٹ ہو چکا ہے, اور چائنا کا جو چیز بات کری ہے پاکستان اور چائنا کے لیے گوادر کا پروجیکٹ جو ہے ایک بہت اسٹریٹجک امپورٹینس کا ہے, ناٹ اونلی in terms of bilateral relationship, but overall geostrategic environment جو ہے جو اس ریجن کی جو صورتحال بن رہی ہے. ابھی طارق صاحب نے ایک حوالہ دیا تھا تو میں اس کو اس میں ٹچ کرنا چاہوں گا, آسٹریلیا, جاپان, انڈیا اینڈ یو ایس کا. اب آپ دیکھیے کہ چائنا کے لیے یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے ساؤتھ چائنا سی میں اور بالکل فار ایسٹ میں, اگر آپ جا کے دیکھیں وہ چائنا اس سے بھی کاگنیزنٹ ہے, اور چائنا کے حوالے سے ایک جو بلاک ایمرج ہو رہا ہے وہاں پہ بلاکا اسٹریٹ بھی آپ دیکھیں اسی وہاں پہ یہ چائنا کو یہ معلوم ہے کہ اگر یہ سچویشن اس وقت ڈیولپ ہوتی ہے جس میں اس وقت یو ایس نیوی کی سب سے زیادہ پریزنس اگر ہے تو وہ اس علاقے میں ہے, سمندر میں ہے, تو چائنا کو یہ معلوم ہے. تو جو آپ نے کہا کہ چائنا گوادر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تو ڈیفینیٹلی چائنا کے پاس اب چوائس کوئی نہیں رہتی اگر آپ دیکھیں تو دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چائنا اور پاکستان کا جو اسٹریٹجک ریلیشن ہے وہ اپنی جگہ جو ایک ریلیشن شپ کا وہ پارٹنرشپ میں اب کنورٹ ہو چکا ہوا, ہائی ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چائنا کے انڈیا کے ساتھ بھی جو بزنس ٹائز ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کا جو انڈیا کا جو نارتھ ہے جو چائنا کے ساتھ مل رہا ہے وہاں پہ بھی کچھ ٹینشن ہے بارڈر کے حوالے سے. انڈین آرمی چیف نے بھی کچھ اس طرح کے بیانات دیے ہوئے, تو وہ سب کچھ اپنی جگہ موجود, لیکن ان کے تعلقات بھی ہیں. اب ہر ملک کا اپنا ایک بائیلیٹرل تناظر ہوتا ہے, اور وہ جس ملک کے ساتھ اس کے تعلقات اس کی ایک نیچر ایک نوعیت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. بھارت کے ساتھ اس کے جو کچھ ایسے معاملات ہیں اروناچل پردیش میں جیسے مودی کے چائنا اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ وہ جو ملاقہ ساؤتھ چائنا سی والا جو معاملہ ہے, انڈین اوشن کے جو حالات ہیں, جو آسٹریلیا کا ہے, جو امریکن نیول بلڈ اپ ہے وہاں پہ, وہ سارے سے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ظاہر ہوا ہے یہ گوادر جو ہے یہ آپ کا ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے اسٹریٹجک بلکہ اسٹریٹجی آپ کی کیسے کہ چائنا کی فوکس اب ادھر ہے کہ ان کے اس علاقے میں اگر بلوکیڈ ہوتا ہے,
चाइना की जो नेवल ट्रैफिक है उसको अगर रोका जाता है तो आप देखिए तो चाइना के पास क्या क्या है, कुछ भी नहीं। इसमें लंबा एक सफर है जो कि वैसे ही ऑलरेडी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, वहां पर अगर वो ट्रैफिक रुक जाती है या फिर ब्लॉकेट हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो चाइना के पास क्या है, रास्ता कौन सा फिर एक्सेस का और एग्जिट का, बाहर जाने के लिए, अपने एशिया बाहर भेजने के लिए, बाहर से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए। तो ये फिर आपके पास ये होता है। अब चाबहार की आपने बात की, चाबहार देखिए एक बड़े अरसे से कोशिश हो रही थी इंडिया की कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो एक टर्मोइल है, जो सूरत हाल पैदा हुई है, वो ये है कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को रास्ता नहीं दे रहा, सेंट्रल एशिया का लैंड ब्रिज जो है, इसलिए वो कहता है कि इंडिया को आप पहले ट्रांजिट का रास्ता दीजिए। पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न वो नहीं दे रहा। नाउ इंडिया हैज इन्वेस्टेड इन चाबहार। इंडिया और ईरान के ताल्लुकात अच्छे तो नहीं, उनके माजी में बहुत अच्छे थे, और अभी जो माहदे हुए हैं खासकर चाबहार को 18 मार्च बहुत क्लियर है सूरत हाल सारी। अच्छा, अब आप देखिए कि इंडिया चाबहार को यूज कर रहा है, और उसके साथ कल भी मैंने मेंशन किया था कि दुकन की जो पोर्ट है ओमान की, वहां तक इंडिया को टेस्ट मिल गई है, वो मिलिट्री बेस के तौर पर। और इंडियन ओशन के अंदर अगर वेस्ट में देखें तो वहां पे उनकी सबमरीन अटैक सबमरीन ऑलरेडी मौजूद है। तो कैसी सूरत हाल बन रही है जिसमें चाइना इज कॉग्निजेंट ऑफ द सिचुएशन, और पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। लिहाजा चाइना महसूस कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ खड़ा। जैसा कि पाकिस्तान ने बात की है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो स्पेशल स्टेटस है, फिफ्थ प्रोविंस है, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। वो अभी ताज़ा तरीन बयान में भी यही कहा है ये बात की आपने कहा ना कि उसको जल्दी करने हुई अगले महीने से मार्च से ग्वादर और जो जबल वैली की बदल कर हुई थी, उसके बाद शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो रही है। तो काम जो है वो ऑलरेडी तेजी से शुरू हो चुका है। सीपैक के ऊपर काम हो रहा है, उद्योग के हवाले से चाइना के स्टेक्स बहुत ज्यादा आए हैं, और ऐसे में भारत और अमेरिका के अजाइम भी ढके छुपे नहीं है। तो इस खत्ते के ममालिक को देखना है कि उनके मफाद में इस खत्ते की तरक्की के लिए क्या मामला जाता है। नाज़रीन, अब ये खबर शामिल करेंगे रोजाना एक्सप्रेस से। सेनेट इंतखाबात के हवाले से खबर है कि सेनेट इंतखाबात का तीसरा मरहला मुकम्मल हो गया है। 16 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी अपने वापस ले लिए हैं और मुख्तलिफ किस्म की फरिश्ते बताएंगे। साठा के लिए उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फरिश्ते भी आज जारी हो जाएंगे। सेनेट इंतखाबात कराते जा रहे, तीसरा मरहला मुकम्मल हो गया। जनाब, बात यह है कि सेनेट के इंतखाबात के बारे में बहुत लोगों को शुरुआत थे, और उसके बाद हमने जो बलूचिस्तान में होते हुए देखा वो भी हमारे सामने है कि मतलब 1 या 1.5 जस्टिस के लिए वो सब कुछ एक्सरसाइज की गई। आपको देखना है कि इंतखाबात और रिजल्ट क्या आते हैं। मैंने आपको पहले भी देखा था कि सेनेट के इंतखाबात बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये छोटी बात है, बलूचिस्तान में 11 सीट के लिए 25 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, यानी विड्रॉवल की बात इस तरह आपको बता रहा हूँ, और जो पंजाब की है 12 सीटों के लिए 20 कर रहे हैं। अब सेनेट में जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा होता है वो जहाँ तो किसी पोलिटिकल पार्टी का होना चाहिए, टेक्निकली स्पीकिंग को वोट से नहीं होते, या फिर बहुत ही अमेजिंग चीज होना चाहिए ताकि पोलिटिकल पार्टी के वोट सेकेंड या थर्ड जो प्रायोरिटी होती है वोट लिस्ट में लेके। एनी के हमें बलूचिस्तान के अलावा मेरे ख्याल में जो रिजल्ट होंगे वो तो नॉर्मल ही होंगे। बलूचिस्तान जो है वो एक फोकल पॉइंट होगा जिसको कहते हैं रियल पॉलिटिक, उसका कि इस जगह होता क्या है, वहाँ पे किस तरह मैकेनिज्म किया जाता है। वैसे तो पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो पंजाब में भी जो है वो यानी कि कुछ करने की कोशिश कर रही है। तो बहरहाल मैं कह रहा हूँ कि जो इसके रिजल्ट है जब तक नहीं आते हैं मैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंट कमेंट नहीं करते। बिल्कुल सही हो गया। साहब, हमने देखा कि जोर तोड़ का अमल जो है वो अभी तक जारी है, और हमने केपी में स्पेशली अगर हम देखें तो इजाजत झगड़ साहब ने बताया कि पीटीआई के साथ भी मुशावरत का अमल जारी है, और ये भी कहा कि सियासत में कुछ भी हद से आखिर नहीं होता। तो क्या कुछ नए आप इत्तेहाद बनते हुए देख रहे हैं सेनेट इंतखाबात के हवाले से? ये बात तो वैसे पीटीआई से पूछना चाहिए, जो कहते थे कि हर चीज हद से आखिर होती है, और हम जो है किसी के साथ बात नहीं करेंगे, किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, और दूसरी पार्टियों को इस तरह बुरा बनाकर पेश किया जाता था और खुद को इतना अच्छा बनाकर पेश किया जाता था, लगता था कि शायद कोई एक बड़ी खाली दुनिया में रहते हैं। अभी कई जिले में उनके पीटीआई के जेई है जिसके बारे में हमेशा मौलाना साहब के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनके नाज़िम जिला नाज़िम और नायब नाज़िम एक ही जमात के हैं, दोनों जमातों के साथ किए हैं जगह जगह। कई जगह पर पीटीआई के लोग जेई के हक में दस्तबरदार हो रही है। ये जो रियल पॉलिटिशियन होते हैं वो सियासी डेवलपमेंट्स को जानते हैं, वो सियासी फैसले करते हैं। कुछ दिन पहले वो आए थे तो खबर साहब उनकी सीसी के इजलास में, तो उन्होंने जो अपनी पार्टी के बारे में कहा कि उनको हमारी मेरी पार्टी को ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है, और ये पता नहीं किस इलाके में किस तरह पॉलिटिक्स होती है। अब ये जो डेवलपमेंट है, पहली बात तो ये है कि अब तक का सेनेट का अब मेरा ख्याल असल मरहला अब शुरू है। अभी तकनीकी बनाव थे, कागजात जमा हो गए, कागजात वापस हो गए, चैलेंज हो गए,
तबादले से बहाल हो गए, तजमें से बहाल हो गए, अब फिर शक्ल सामने आएगी, जो तो अब शुरू होगा। लेकिन जमातों में जिस जमात के पास अपने किसी भी एक बंदे को फील करने का एक प्रपोजल और एक सेकंड था, उसे कर तो दिए। अब देखना ये है कि कौन सी जमात अपने कैंडिडेट्स के लिए मतलूबा वोट हासिल कर पाती है या नहीं। अब क्योंकि हमारे यहाँ खबरें आ रही थी और बाज़ का खबरें ठीक होती हैं, बाज़ का खबरें गलत भी होती हैं, बाज़ का अखबारी खबरें भी होती हैं कि सीटें जितनी हैं उससे ज्यादा लोग खड़े हैं और कहीं ऐसा न हो कि कोई जो है आगे पीछे हो जाए, हाफ स्टेडियम हो जाए। अब उसको बचाने के लिए बहुत साल पहले जो फार्मूला आया था, उसमें काफी भाई साहब ने फार्मूला पेश किया था कि आए बैठते हैं मिलकर एक फार्मूला बनाते हैं, जिस जमात के जितने उम्मीदवार बनते हैं वो जितने, ताकि किसी को कोई वोट सीट न हो। अब वही फार्मूला जो 10 साल पहले आया था, अब KP के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो लेके गए हैं गवर्नर साहब के साथ, जो कि वफाक के नुमाइंदे हैं कि 6 सीटें जो है वो पिछले की बनती हैं, हमारी 6 सीटें हमें लेंगी और बाकी जो 5 सीटें हैं वो अपोजिशन जमातें आपस में बैठ के तय कर ले जिसकी जितनी सीटें हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा प्रैक्टिकल फार्मूला है जो कि पेश किया है। अब इस पर कोई बातचीत आगे बढ़ती है, ठीक है। तो अब अगले चंद दिनों में 3 मार्च तक हमारे सामने ये चीजें आएंगी, कौन सी पार्टी किस तरह असर करती है और फिर ये पता चलेगा कि अब अगले आने वाले दिनों में कितनी उम्मीदवार जीत पाते हैं। अगर तो ये फार्मूला KP में, अभी ये KP में बात हो रही है, पंजाब की सिंध में तो वैसे भी एक जमात जिसके बारे में चांस था MKM का कि वो सीट जीत लेगी, उसके दोनों ग्रुपों के 14 उम्मीदवार हैं, तो वहाँ पर रोल कुछ और नजर आ रहा है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमारे पास गेम ऑफ पावर और हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो तो अभी तक जारी है, बल्कि 40 करोड़ से तेजी हमें नजर आएगी इसमें। तो क्या देख रहे हैं सेनेट इंतखाबात न्यूज पर है? मेरा ख्याल है कि ये पोलिटिकल एफर्ट्स हो रही हैं और जो आपस में बातचीत का सिलसिला उन्होंने शुरू किया टू स्टॉप दिस गेम ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग, जो कि मैं समझता हूँ कि एक हमारी डेमोक्रेसी के नाम पे कलम का टीका है और खासतौर पर सेनेट जो पाकिस्तान का ईवान बाला है, अगर वहाँ पे ये काम होना है तो फिर डेमोक्रेसी के तो रही ऑफिस में। तो शुरू से हमें एक शो ऑफ हैंड्स मैं तो ये कहता हूँ, बल्कि जो मैं अभी प्रोग्राम से पहले ये बात कर रहा था कि देखिए आप अगर अपना सिस्टम ठीक करना है तो सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको कुछ इकदाम करने पड़ेंगे। सिर्फ बातें करने से ये काम डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होती या पार्लियामेंट स्ट्रेंथन बातें करने से नहीं होता। अगर आप वाकई समझते हैं, मतलब मैं अगर पाकिस्तान में समझता हूँ, जम्मू में ये समझता हूँ कि हमें ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है इसको रोकना है और बहुत शिद्दत से रोकना है। एग्जैक्टली माजी में तो कोई नहीं कर रहा था क्योंकि हर किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट थे, पॉलिटिकल इंटरेस्ट प्लस फाइनेंशियल इंटरेस्ट थे। तो जनाब टिकटें भी दिखती थी और पैसे भी लगते थे, पता नहीं चल रहा कि कौन जनाब ऑल ऑफ सडन एक बंदा जनाब सुबह पता चलता था कि सेनेट का मेंबर बन गया। तो अगर आप ये जो KP में एफर्ट हुई है, मेरे ख्याल है इसको पॉजिटिवली लेने से पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक है कि PMLN हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तमाम अपोजिशन पार्टीज को ये देखना है कि उनकी जितनी 2 तरीके हैं इसके, एक तो आपकी जो तादाद है जो आपको मिलने हैं बाई स्ट्रेंथ ऑफ योर नंबर्स, जो भी आपके सेनेट के लिए रिक्वायर्ड करेंसी असेंबली में आपको इतनी सीटें एलोकेट हो जाए और आपकी प्रायोरिटी है, जैसे वुमेन्स की या रिजर्व सीट की होती है प्रायोरिटाइज हो और आप 1, 2, 3 दे दें। दूसरा शो ऑफ हैंड करें सो दैट ऑफ हॉर्सेज वो भी सामने आ जाए, बिल्कुल वो भी एक्सपोज हो जाए, शफाफियत जो है उसका हमें भी बरकरार है। यहाँ पर जो खबर आती शामिल करेंगे तो खबर में केवल सामने नई बात है। खबर है जी कि अफगानिस्तान में अमन का हल सियासी है, पाकिस्तान हिस्सा बने। साहब कहती है साजिश हल से कबल अमरीका तालिबान पर दबाव और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज की मुआवनत जारी रखेगा। तारिक चौधरी साहब, पाकिस्तान कहता है कि सियासी हल निकाले तो नहीं निकल रहा, वो खुद ये बात कर रहे हैं। देखिए डिसीजन ये पाकिस्तान को या दूसरे दुनिया को दिखाने के लिए दाना फेंकने वाली बात है। ये जो दावा है जो उन्होंने वापस देखा, वैसे तो उन्होंने सऊदी अरब को भी कुछ दिन से मोबाइल करना शुरू किया हुआ है और जो उनके हनीफ इतमार साहब मुआवजे सऊदी अरब जाने वाले हैं वो जा चुके हैं, जहाँ वो सऊदी अरब उनको कहा जा रहा है कि उनको मुलाकात की मेज पर बिठाने की बात करें। अमेरिकी अखबार ने कहा है कि अब सिर्फ 18% एरिया ऐसा है जहाँ अमेरिका का या जो उनका कंट्रोल है, बाकी सब जो है वो फ्री फॉर ऑल है। तो ऐसे माहौल में अगर वो बात करेंगे कि जी सियासी हल होना चाहिए तो फिर उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। साथ देखने में एक और जिसे कहते हैं कि एक लगा देते हैं, अगर मैंने लगा देते हैं, उन्होंने कहा कि हम तालिबान से फैसला तो चाहते हैं लेकिन तालिबान पर मुज़ाकरा से पहले दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर हमले जारी रखेंगे। अब तालिबान ने कहा था क्या मुज़ाकरा, उन्होंने पहले कहा था कि अगर आपने मुज़ाकरात करने तो आप निकल जाए और हम बात करते हैं अफगानिस्तान। अब ये बात इसमें बहुत से अगर नजर है कि उन्हें खुद ही पता है कि उनकी ग्रिप नहीं है, उनको खुद ही पता है कि पाकिस्तान के और मामला आगे नहीं चलेगा। अगर वो रियायती तस्लीम करेंगे
اور افغانستان کی رجحان کا ہے اس کو مانیں گے تو بہت سارے مواقع پتہ چلیں گے اور ہمیں چلیں گے. ٹھیک ہے کیا حارون صاحب علاقائی ممالک جب بات چیت سے معاملات کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں تو امریکہ اپنی فوجی مہم جو میں اضافہ کر دیتا ہے, وہاں پر میزائل فائر ہونے لگ جاتے ہیں, بم گرائے جانے لگ جاتے ہیں, خود وہ یہ کوشش کر رہے ہیں, یہ کیا طریقہ کار ہے؟ وہ خود کرے تو ٹھیک ہے, دیگر جو خطے کے ممالک کرے تو غلط ہو جاتی ہے بات. دیکھیے بات یہ ہے کہ امریکہ کے پاس کیا جسٹیفکیشن نہیں کیا بتا رہے کہ ہمیں کہ اس نے ماسکو کی جو پیس کانفرنس تھی, افغان پیس کانفرنس, اس کو اپنا واک آؤٹ کیوں کیا تھا, بائک آؤٹ کیوں کیا تھا, ریگریٹ کیوں کیا تھا, کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے. اس سے زیادہ بڑا بھالا انٹرنیشنل میں نے اس ریجن میں 2-3 سال پہلے 3 سالوں میں ہی دیکھا. 52 سے اوپر کنٹریز میں آنا تھا اگر وہ کامیاب ہو جاتی, اور اس میں جیسے نے بات کی سعودی عرب کا نام لیا, وہ بھی جا رہا تھا, یہ بھی آ رہا تھا, اس میں سیگریگیشن ساری کنٹریز تھی, اس میں انڈیا بھی تھا, ایران بھی تھا, پاکستان بھی تھا, جو جسٹ نیم دیٹ واز ہیئر. آرام سے انہوں نے ریگریٹ کر دیا 1.5 دن پہلے کہ جی ہاں اس میں نہیں جا رہے. مجھے بتایا کہ پیس کو انٹرنیشنل پیس کے لیے کون زیادہ کرتا ہے. دوسری طرف انہوں نے کہا افغان گورنمنٹ کو کہ آپ میکسیمم اپنے ڈپٹی سیکرٹری لیول کا ایک ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں. جب یہ خبر چھپی کہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ ڈپٹی سیکرٹری لیول کا ہوگا, اس کے بعد پھر طالبان نے کہا کہ ہم آپ سے نیگوشیشن نہیں ناٹ سیریس. اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا, طالبان جو بات آج سے 10 سال پہلے کر رہے تھے آج وہی کر رہے ہیں. 3 شرائط ہے, withdrawal of international forces before any negotiation, or at least control and freeze their movement to Bagram air base, then we can talk first. Secondly, ensure that there be Islamic Sharia through elections or through what not, لیکن ہوگی. اور تیسرا یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا جو ہے ڈپینڈنس افغان جو گورنمنٹ ہے یا افغان لوگ ہیں کسی اور ملک کو نہیں کریں گے. وہ 3 اگر آپ پوری نہیں کرتے ہیں, پاکستان میں کوشش کر لے, کوئی بھی کر لے, امریکہ کر لے, سعودی عرب کر لے, مشکل ہے. صورتحال یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ امریکہ خفیہ طور پر رابطے بھی رکھتا ہے, بات چیت کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ اپیرنٹلی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دباؤ بھی برقرار رکھیں گے مذاکرات سے پہلے, سیاسی حل نکالنے سے پہلے ہم طالبان کو اپنے دباؤ میں رکھیں گے. کیا سمجھتے ہیں کہ ضرورت امریکہ کو وہاں سے سیف ایگزٹ کے لیے مذاکرات کے طالبان کو؟ میں ایک بڑی عجیب صورتحال ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ کیا امریکہ کو وہاں پہ سیف ایگزٹ کی ضرورت ہے. میرا تو خیال ہے کہ امریکہ ایگزٹ نہیں کرنا چاہتا. اور اگر افغانستان کے اندر دیکھیں, وہ تو طالبان نے خط لکھا, ایک لیٹر ایڈریس ٹو دی پیپل آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکا اینڈ دا کانگریس مین, جس میں انہوں نے پوری ہسٹری بتائی افغانستان کی کیا کیا, امریکہ کا کیا رول رہا, اور آج امریکہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے, اور فیوچرسٹک ڈیزائن کیا ہے امریکہ کے. اور وہ کریں گے ٹھیک ہے, اگر آپ عمل کے لیے آتے ہیں تو پہلے یہ اقدامات عمل کریں جس کی طرف آگے بات کر رہے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے ڈائلاگ کے لیے تو راستہ ہموار کریں, یہ بات کر لیتے ہیں. ارے سوال دیکھیں, یہ تجاویز ہے نا دنیا کے لٹی چار میں, یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ بات کرنی بھی نہیں ہے اور دنیا کو بتانا کہ جناب ہم تو ڈائلاگ چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ابھی بہت ساری چیزیں دنیا کے سامنے آ گئی ہیں کہ القاعدہ کس نے بنائی, داعش کو کون بنا رہا ہے, طالبان جو افغانستان میں ان کی فائنینسنگ کون کر رہا ہے, کہ وہاں پہ حالات یہ ہیں, وہ ریلیجس لوگ ہے ہی نہیں ہے, وہ تو ایجنٹس آف امریکہ کہ وہاں پہ ان کو فائنینسنگ کی جاتی ہے, ان کو سپورٹ کی جاتی ہے, سو دیٹ کیوس اینڈ انارکی پریویل ود افغانستان اینڈ امریکہ کنٹینیوز ٹو اسٹے. ایک جسٹیفکیشن اس کے پاس نہیں ہے. دیکھیں جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ طالبان پر ہم دباؤ مزید بڑھائیں گے, تو ایسی صورت میں کیا کوئی سیاسی حل ممکن ہو پائے گا؟ افغانستان میں پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ افغانستان کا عام جو ہے وہ افغان لوگ ہی ہو سکتا ہے, کوئی اور بیرونی طاقت اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے گی. لیکن یہاں پہ بڑے مزید شہزاد صاحب کے جانے میں سے پوچھیں کہ کس طرح پر اگر نکات میں بنا ہے آج وہی مطلب کشمیر, اور اس پہ جو چائنا نے ایک میرے تصدیق لگائی ہے مطلب کشمیر کے اوپر پاکستان کی حمایت کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس خطے میں امن اور کشمیر کی آزادی کے لیے بہت اہم ہے. کشمیر کی آزادی کے لیے بہت اہم ہے. ساتھ ہی ساتھ چائنا جس طرح پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے, فورم پر جا کر مسئلہ کشمیر پر جو پاکستان کا اسٹانس ہے اس کو بھی سپورٹ کرتا ہے. گلگت بلتستان پر جو ایک بھارت اپنی اجاراداری وہاں پہ بھی چاہتا ہے, وہاں کے لیے کلیم کرتا ہے, اس کو بھی چین نے ہمیشہ مسترد کیا ہے. اور ابھی بھی ریسنٹ بیان میں بھی چین نے یہی کہا ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان کا 5واں صوبہ ہے, تو وہ بھی پاکستان کی ترقی میں اتنا ہی شامل ہوگا. تو چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. کچھ مشکلات ضرور ہیں, کچھ مغربی ممالک پاکستان کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں, لیکن پاکستان سفارتی طور پر اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اس تمام پر صورتحال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. رانا کیسے صاحب, طارق چودھری صاحب, آغاز صاحب, ہارون صاحب, نظر شہزاد صاحب اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ. ناظرین آپ سے کل ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.